पेज 179। अच्छा, पहले तो देखना होता है सवाल लेसी का लेसर का है, फिर अगली डिस्कशन बाद में होती है। गुड लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टन इक्विपमेंट ऑन यकम जुलाई 2028 in certain following information is available: fair value, down payment, rentals, GRV. What amount of, ये जो NI है ना, ये हम पहली जनरल एंट्री में लीज रिसीवेबल के लिए लिखते होते हैं। तो व्हाट अमाउंट ऑफ लीज रिसीवेबल विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एट 30/6/19। पहले साल की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में लीज रिसीवेबल कितना जाएगा। तो अब मुझे ये बता दें कि सवाल जो है वो लेसर का है या लेसी का है। लेसर का। अच्छा, कैसे पता चला लेसर का है। लीजिंग लिमिटेड भी चलें लिखा हुआ है और साथ लीज रिसीवेबल मांगा हुआ है, तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं कि लीज वो क्या कहते हैं फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। लीज रिसीवेबल तो फाइनेंस लीज के लिए यूज़ होता है। लेकिन देखें एक टेस्ट फ़ौरन लग भी रहा है जहाँ से पता चल रहा है ये फाइनेंस लीज है। 4/5, यहाँ से पता चल रहा है 80%। तो इस वजह से लीज क्या बन गई, फाइनेंस। तो GI इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस UGRV। वो नहीं है, GI जो मर्जी आ जाए छोड़ने पड़े। हमसे कौन सा नोट मांगा हुआ है। NI 5.5 प्लस 20 इंटू 1 माइनस 1.16 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 10 इंटू 1.16 रेज टू पावर -4 प्लस 0 PV ऑफ UGRV 66.9। बस ठीक है, इसको कर लें 67। बस कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं, लेट आने वालों को देख लें बस। डाउन पेमेंट था, रेंटल था, GRV थी और लीज फाइनेंस थी। जी डेट NI एरियर में 30 जून 19। इंस्टॉलमेंट ओ भाई केड़े पिंडू आए हो। 62 30 जून 19। रेंट 20। इंटरेस्ट 51.34। लोग कहते हैं कि उसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज़ किए हैं, तो आप भी कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज़ करें। भाई इतनी दूर दूर उसने फिगर्स रखी हुई है कि अगर आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी यूज़ कर लेंगे कोई मसला नहीं। उसने ऐसा तो नहीं रखा हुआ कि 39.55 39.56। तो नो प्रॉब्लम, उसने 2 डिजिट यूज़ किए हैं। हमने तो MCQ को सही निकालना है, बस हमें क्या टेंशन है। हमारी कौन सी वर्किंग चेक होनी है, या तो वर्किंग चेक होनी होती तो वर्किंग भी चेक नहीं होती MCQ में कभी, जितनी मर्जी करते रहें। और आगे बोलें जी। 8 पॉइंट 39.5। हमारे साल की बैलेंस, हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये करंट है और ये
बस ये नॉन करंट में चला जाएगा। चलें जी, ये तो हल्का फुल्का ऐसे ही ज़रा टच कराने के लिए था। अब हज़रात तशरीफ़ ले आए हैं, प्रॉपर वाले शुरू करते हैं। ये दो चीज़ें इस सवाल से पता चली कि लीज़ को पहले देखते हैं, फाइनेंस या ऑपरेटिंग आसानी से पता चल गया था, और साथ ये पहले देखा था कि सवाल लेसर का है। Which of the following should not be included in cost of ROU? ROU की कॉस्ट में क्या चीज़ नहीं डाली जाती? इसके लिए हमें वो पोर्शन खोलना पड़ेगा जहां हमने ROU की कॉस्ट निकालना सीखा है। ROU की कॉस्ट निकालना हमने सीखा था पेज नंबर 3 पे। इनिशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, जिसे पीवी कहते हैं। नॉट इंक्लूडेड नहीं, ये तो इंक्लूडेड होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जी बिल्कुल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये भी जाएगी। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये भी जाएगी। ग्रॉस रेंटल, ग्रॉस रेंटल होता है पूरा रेंट। पूरा रेंट ROU में जाता है या रेंट की पीवी जाती है? मुझे बताएं, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ LL को किस पे करते हैं? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ LL को किस पे करते हैं? पीवी पर। तो ये तो पॉइंट ए का एक ऑपोजिट उसने लिखा था, जिसमें पीवी नहीं बल्कि फुल वैल्यू लेनी थी पीवी की जगह। ये तो पॉसिबल नहीं है। बताएं, ROU की कॉस्ट में ये 3 रेंट जाएंगे या इन 3 रेंट की पीवी जाएगी? फर्ज करें 3 रेंट हैं 10-10 रुपए के, तो टोटल 30 हो गया, पीवी 22 आ गई, तो क्या जाएगी? ग्रॉस रेंटल या इनिशियल मेजरमेंट ऑफ LL? तो ग्रॉस रेंटल में तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब शामिल होता है, ये तो नहीं जाता। तो ग्रॉस लीज रेंटल की जगह रादर वी टेक पीवी, पीवी जाती है। पॉज करें। ये सवाल तो हमने नहीं करना, ये तो पास का क्वेश्चन 6 उसने डाला हुआ है। बस इसमें उसने NI ज़बरदस्ती दे दी है सवाल में, इंटरेस्ट मांग लिया। NI खुद ही निकाल के दे दिया, पता नहीं क्यों। डीजे प्रोडक्ट डील्स और डीलर इन ऑफिस मशीन्स। डील्स का मतलब होता है खरीद के बेचता है, ये मतलब होता है इसका। डीलर, डीलर, सप्लायर। इट ऑल्सो ऑफर ऑन लीज, तो यहां से पता चल गया कि सवाल है डीलर लेसर का। One such machine was leased to a customer on Yakam July. Its particular are as follows. Cost 150. Fair value not given. Useful life 8 years, lease period 6 years. UGRV 10. Annual rental payable at beginning of each year. Advance. भाई कस्टमर का बोरोइंग रेट नहीं लेना, इधर लेना होता है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में हायर ऑफ इम्प्लिसिट आर। अब वो गिवन नहीं है तो मजबूरी में कस्टमर का इंक्रीमेंटल तो नहीं लेना होता। कस्टमर अपना इंक्रीमेंटल कब यूज करता है? जब लेसी का सवाल हो। तो ये सवाल किसका है? कैसे पता चला? रिक्वायरमेंट पढ़ के। रिक्वायरमेंट में क्या है कि NI आपने कितनी रिकॉर्ड करनी है? यकम जुलाई 4 को। अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ NI मांगी है यकम जुलाई 4 की। तो अब कैसे निकालेंगे? GI
इज इक्वल टू LP, अब मैं रेड मार्कर से नहीं लिख रहा, टाइम नहीं है, प्लस UG, व्हाट इज रेंट, मल्टीप्लाइड बाय, ओ भाई क्या हो गया, जल्दी बता। एडवांस में है तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, मैं कौन सा PV निकाल रहा हूं, जमा UGRV। मत करें टोटल, हमने कौन सा नोट बनाना है, नोट बनाने के लिए GI NI का टोटल चाहिए होता है ताकि इंटरेस्ट निकले, NI निकाल दें। छत्तीस 500 जमा 36,500 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, रेज टू पावर माइनस, प्लस 10,000 इंटू 1 पॉइंट। असल में GRV UGRV एंड पे प्लॉट करते होते हैं। 188, सवाल लेसर का है या लेसी का, डीलर लेसर का, पहली लाइन से भी पता चल रहा है। अच्छा, डीलर लेसर में फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, कैसे, तीसरे टेस्ट का जवाब भी आ रहा है, इसकी वजह से भी यस आया जवाब, और रिक्वायरमेंट में भी लीज रिसीवेबल पूछा हुआ है। लीज रिसीवेबल किस में होता है, फाइनेंस लीज में। ये दो इंडिकेशंस है फाइनेंस लीज है, लेकिन 6/8 ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। लीज रिसीवेबल का लफ्ज किन एंट्रीज में यूज होता है, फाइनेंस लीज में। Alpha leases an asset with an estimated useful life of 6 years for an initial period of 5 years and an optional secondary period 20 years during which a nominal rent will be paid. अच्छा भाई बताया नहीं हुआ, अब एक्सटेंड होनी है या नहीं होनी है, क्या करें, बिल्कुल नई बात है आपके लिए, मशवरा दे दें कोई। जब नॉमिनल रेंटल हो तो बेहतर एजम्पशन लेनी है कि वो क्या करेगा, ना होने के बराबर किराया पे करना है तो क्या करेगा। हमने कहा था लीज टर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था लीज टर्म में एक्सटेंशन को तब डालना है जब रीजनेबली सर्टन हो। तो MCQ है, अजम्पशन तो दे नहीं सकते, दो ऑप्शन तो कर नहीं सकते, तो बेहतर है क्या अजम्पशन ले लें कि एक्सटेंड होगी। तो लीज टर्म क्या निकल आई, क्योंकि नॉमिनल रेंट पे एक्सटेंड होनी है, लेकिन यूजफुल लाइफ क्या निकल आई, 6 years। आगे चलें, PV ऑफ रेंटल बता दें। ये सिर्फ पहले 5 साल के रेंट की PV है, कैसे पता चला, इनिशियल पीरियड कितने साल एग्री हुआ है, और एक्सटेंशन कोई मसला नहीं, अगर नॉमिनल पीरियड का रेंट नहीं निकलेगा, वो पता नहीं 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, वो नहीं भी निकला तो इमटेरियल सी है, कोई मसला नहीं, खैर है, जाने दें। ये PV कितने सालों की है, PV ऑफ 5 रेंट्स, ये 5 रेंट्स की PV है, रेंट नहीं दिया ना उसने हमें,
तो वर्किंग नंबर, अच्छा, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ लीज? अल्फा लीजेज एन एसेट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ इतने। अच्छा, ये लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है? लेसी का प्रेजेंट वैल्यू दे रहे हैं ना आपको चीजों की, एनआई तो नहीं लिखी हुई है, इस तरह की कोई बात तो नहीं लिखी हुई। अच्छा, ये ना, ये नहीं होता, सॉर्ट ऑफ इस तरह समझ सकते हैं कि अल्फा की नज़र में रेंटल पेएबल है। पेएबल का लफ्ज़ भी इतना स्ट्रांग नहीं है वैसे। असल में तो बात यह है कि लीजेज एंड एसेट कोई लफ्ज़ नहीं है। लीजेज एंड एसेट से पता नहीं चलता कि लीज पर दे रहे हैं या लीज पर, अनलेस के आगे टू या फ्रॉम कुछ लिखा हो। तो थोड़ा सा सवाल के अंदर था मसला, लेकिन अगर पीवी दे रहा है तो बेहतर है कि फिर आप सवाल किसका सॉल्व करें, लेसी का। अब व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में तो सिर्फ जाता है आर ओ यू। अब एलपी अवेलेबल नहीं है, पीवी ऑफ रेंटल अवेलेबल है, कितनी? 870,000। अब पहली जनरल एंट्री बताएं, आर ओ यू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 8,70,000। तो बैलेंस शीट में जो आर ओ यू की कॉस्ट जाएगी वो क्या जाएगी? 8,70,000 माइनस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन। 870 डिवाइडेड बाय कितने साल? मल्टीप्लाइड बाय 2 साल। मल्टीप्लाइड बाय 2 साल क्यों? क्योंकि नहीं, 2 पीरियड एक्सटेंड नहीं होनी, ये वजह नहीं है। एट द एंड ऑफ 2 साल हो गए हैं डेप्रिशिएट होते हुए। ओनरशिप कहीं लिखा हुआ है ट्रांसफर होनी है? नहीं। अगर लेसी के सवाल में यह ना लिखा हो ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं, तो क्या एज्यूम करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। तो फिर किसके ऊपर अमाउंट डेप्रिशिएट करें? मेरे ख्याल से बस ये जो 6 था ना, ये इसकी वजह से ये एमसीक्यू बनाया था इसने कि डिवाइड किससे करेंगे बच्चे। वो जो भी जवाब आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। 580 जी, हाँ हाँ हाँ। ये पास पेपर का सवाल है जो हमने क्लास में किया था, गैलेक्सी लीजिंग, वही 7.8 रेंटल, 5 जीआरवी और सब कुछ। अच्छा, 13 करें फिर 14 करते हैं। अ कंपनी लीजेज अ कंप्यूटर सर्वर विद अ लीगल टाइटल ऑफ एसेट पासिंग आफ्टर। कि किसको लीगल टाइटल ट्रांसफर होगा? लेसी को, मुझे। तो मैंने कितने साल के लिए कंप्यूटर सर्वर लीज पे लिया है? उसके बाद इसकी ओनरशिप मेरे नाम हो, मुफ्त में ही होगी फिर। आमतौर पे मैं डेप्रिशिएट करता हूं 6 साल। तो मेरे ख्याल से ये बताना चाह रहा है कि लीज टर्म 4 साल है और यूजफुल लाइफ 6 साल है। और ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। कंपनी ऑल्सो लीज्ड अ मशीन फॉर 14 ईयर्स। कंपनी ने एक और मशीन लीज पे ले ली है 14 साल के लिए। इसका लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी लीज टर्म है 14 साल और इसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वो डेप्शन का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जो लेक्चर 2 या 3 में पढ़ लिया था, करें नोट।
किसी ने वो पीवी नहीं अभी तक सही निकाली जो कल मैंने होम क्लास वर्क में भेजी थी? किसने निकाली है सही? वो जो मैंने 3 सवाल कल भेजे थे डिस्काउंटिंग के, कल के किसने निकाली है? तसल्ली नहीं है। और किसने निकाली हो? वो 3 सवाल भेजे थे दोनों, सेंड भी की थी आप लोगों ने? अच्छा, क्यों नहीं तसल्ली? पीवी निकाल के आप लोगों को क्यों नहीं तसल्ली? वो पीवी निकालना आज, वो जो 3। अच्छा अच्छा जी, आप बता दें जहां ओनरशिप ट्रांसफर होनी है वहां क्या करें? 6 साल। और जहां जहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी वहां शॉर्टर। ये बड़ा अच्छा सवाल है। जलाल लीजिंग लिमिटेड गेव अ प्लांट, तो किसका सवाल है? लेसर का। अंडर आ लीजिंग लिमिटेड, सिंपल लेसर फाइनेंस लीज, सिंपल लेसर फाइनेंस लीज। एंट्रीज क्या होती हैं सिंपल लेसर फाइनेंस लीज में? बैंक क्या करता है? पहले एसेट खरीदता है, और एसेट खरीदने के बाद सिंपल लेसर ये एंट्रीज करता है। ये एंट्री करता है। जलाल लीजिंग लिमिटेड यानी सिंपल लेसर गेव अ प्लांट, यानी लेसर का सवाल है, अंडर अ फाइनेंस लीज टू अ कस्टमर, लीज टर्म इज 4 years। टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, लीज फाइनेंस ऑपरेटिंग है। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 11,000 एंड जेएल इनकर्ड आईडीसी ऑफ 420। पहली 2 एंट्री सबकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो पहली वाली एंट्री तो करनी नहीं होती क्योंकि हमें डेट ऑफ परचेज नहीं पता। गेव अ प्लांट ऑन लीज ना, खरीदा पता नहीं कब है। अच्छा, द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 15%। सिंपल लेसन ने इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट यूज करना होता है। रेंट ऑफ 4,000 आर रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। जी, सिंपल लेसर के सवाल कहां से शुरू करते हैं? जीआई से और एनआई से। एनआई से ही शुरू कर लें। किराया कितना है? इंटू 1 माइनस रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 11420। व्हाट इज दिस? एनआई। और एसेट, ये 2 एंट्रीज मैं कह रहा हूं अपनी आप पक्की करें, ये 2 एंट्रीज अपनी पक्की करें। लेसर सिंपल में आईडीसी देखें कहां जाती होती है, ये मैं असल में बताना चाह रहा हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, वो मैं बाद में पढ़ता हूं। ये 2 एंट्रीज मैंने आपको 3 जगह लिखवाई हैं पास पेपर में, सिंपल लेसर में। ये 2 एंट्रीज अपनी पक्की करें। असल में यही एंट्री मिसिंग रेंटल में यूज होती है। देखें कैसे? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ। अच्छा बताएं आप, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनआई एज एट 31 दिसंबर 12 अंडर करंट एसेट। ये तो 3 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्यों? हमारे साल के एंड पे पूछ रहे करंट एसेट या अगले साल के एंड पे पूछ रहे? तो फिर उससे अगले साल का भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो वो कहां से बनाना शुरू करेंगे? 11,420 से। वो आगे कोई कमाल नहीं है इसमें, 11,420 से आप बना लेंगे। हम ये 2 एंट्री हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने आईडीसी को इग्नोर करना था इस सवाल में 420 को, क्योंकि आईडीसी ने बारों बार कहां जाने, और मेरे से सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर मांगी हुई है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सिर्फ नोट बनाने, नोट बनाने के लिए वर्किंग 1 और 2। आईडीसी नो नीड यहां पे।
कौन से दो डिस्क्लोजर लेसर के हैं? जीपी को कहते हैं सेलिंग प्रॉफिट, और ये शो करता है मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। हाँ ये तो है। राइट ऑफ यूज को सब लीज कौन करेगा? लेसी। तो ये जाके ढूंढिएगा लेसी के डिस्क्लोजर्स में था। रिकॉन्सिलिएशन कौन बनाता है? शॉर्ट टर्म लीज किसकी होती हैं? नूर लीजेज अ कार फॉर ऑफिस यूज, द पीवी इज इतने, मुझे तो लेसी का सवाल ही लग रहा है। द पीवी इज इतने, द टर्म्स रिक्वायर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 मिलियन। ये निकाल के देख लीजिएगा, वो बराबर ही आनी है 2735 के। पता नहीं उसने क्या किया, पीवी भी दे दी और रेंट भी दे दी है, पीवी खुद भी निकाल के दे दिया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन लीज लायबिलिटी? इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है? इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। आईएफआरएस 16 इजाजत देते हैं कुछ एसेट्स को कि वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ आरओयू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट? कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं होगा? अच्छा, कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं होगा से क्या मुराद है? मुझे शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट ढूंढना है या उसके अलावा वाली लीज ढूंढनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट? कौन सा एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट अगर हो जाए तो उसका नाम पड़ता है शॉर्ट टर्म लीज, या तो शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट ढूंढना है, या शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट कौन सी नहीं है? ये तो शॉर्ट टर्म लीज है, इसको टिक ना करें। टेलीफोन भी लो वैल्यू एसेट है, आगे 24 महीने ना पड़े, यहां पे लिखा करें ना। ये होगी शॉर्ट टर्म लीज, ये हो गया लो वैल्यू एसेट। व्हीकल लो वैल्यू नहीं है और लीज भी शॉर्ट टर्म नहीं है। मैंने आपको कहा था उसकी करंट वैल्यू नहीं देखनी होती, जब न्यू था तब देखना था कितने का था। तो न्यू तो महंगी है, करंट वैल्यू कभी भी नहीं देखनी लो वैल्यू एसेट की। आज की वैल्यू देखनी है या जब नया था? तो फिर इसको इग्नोर करें, ये लो वैल्यू भी नहीं है और शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है। फर्नीचर तो लो वैल्यू, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लो वैल्यू। बस वो एक रह गया, वो कल करना है, एक दो मिनट देख लें अगर और कोई आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ आरओयू? अच्छा, इंस्टॉलेशन, ये आरओयू की कॉस्ट निकली हुई है पेज 3 पर, द कॉस्ट ऑफ आरओयू। इसमें इंस्टॉलेशन आएगी, यहां तो नहीं लिखी हुई लेकिन आएगी तो सही। जब डी इंस्टॉलेशन की पीवी आ रही है तो इंस्टॉलेशन की एंट्री तो आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट होगी ना, तो ये तो आएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ लीज, ये भी आएगी। उसको वाजे तौर पे वैसे पीवी लिखना चाहिए था, लेकिन उसने ये लफ्ज उठा लिया ना, ये भी ठीक है, ये भी आएगी आरओयू की कॉस्ट में, आएगी ना। आरओयू की कॉस्ट में क्या आएगी? इंस्टॉलेशन, क्या एंट्री होगी? और इसकी एंट्री क्या होगी? आरओयू डेबिट, प्रोविजन या पेएबल आएगी। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट, जिसका अजीब सा नाम हमने रिश्वत रखा था कि यार रिश्वत ले जल्दी मुझे एसेट दे। पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट, ये भी आएगी। असल में ना लीज शुरू होने से पहले अगर आप लेसर को कोई पैसे दे देना तो बेहतर है उसकी एंट्री कर लें आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। टोटल रेंटल अंडर द लीज, टोटल रेंटल 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 3 साल तक टोटल रेंटल जाता है, या टोटल रेंटल की 220 रुपए पीवी जाती है? पिछले सवाल में लिखा हुआ था ग्रॉस और यहां लिखा हुआ है टोटल रेंटल, टोटल रेंटल तो नहीं जाता, इंस्टेड पीवी, इसकी बजाय क्या जाती है? पीवी। ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, ये तो अब आई एस 8 शीट, इसको छोड़ें।
बस एक दो और कर लें फिर दे, बस ठीक है ख़त्म करें ये MCQ 3 IFRS 16 परमिट सर्टन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ROU। कुछ एसेट्स का ROU रिकॉर्ड नहीं होता। अब एग्जेम्प्ट बताने हैं, जल्दी बता दें। अब एग्जेम्प्ट बताने हैं, यानी शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वाले आपने ढूंढने हैं। बिलाल को बुला लें। ये लो वैल्यू एसेट नहीं है और शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है। ये लो वैल्यू एसेट नहीं है और शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है। ये लो वैल्यू एसेट नहीं है और शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है। आगे रेंट पे दें, जो मर्जी करें, बस ये लो वैल्यू एसेट ही नहीं है, ना शॉर्ट टर्म लीज है। आगे रेंट पे दें, जो मर्जी करें, और ये शॉर्ट टर्म लीज है।